हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे सभी वीडियोस में हम पूरे चैप्टर को रीड करते हैं और जहाँ पर भी कोई हार्ड वर्ड होता है या फिर कोई कठिन पैराग्राफ होता है तो हम उसको भी समझते हुए चलते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और हमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की समस्या भी नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था। तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला ये विशाल मैदान अब नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई और सुबह की सभा में प्रधान आचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब वो रवि कक्षा में पहुंच गया है और कक्षा में पहुंचने के बाद वो अपने शिक्षक से पूछता है कि पर्यावरण क्या है, क्योंकि हेडमास्टर ने बोला था कि पर्यावरण कैसे बदल रहा है वो देखो। तो रवि स्कूल में क्लास जाता है, उसके बाद क्लास में पूछता है कि पर्यावरण क्या है, टीचर से पूछता है। टीचर ने क्या कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, टीचर ने कहा कि आप जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो सब पर्यावरण है। फिर रवि बोला कि इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो हाँ, शिक्षक ने कहा कि हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, मतलब जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, ये सब। और जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। और टीचर बोल रहे हैं कि अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इस कहानी का ये मतलब है दोस्तों कि रवि नाम का एक बच्चा है, वो स्कूल जा रहा था। तो स्कूल जाते हुए उसने रास्ते में देखा कि कुछ पहले जहाँ पे मैदान था, जहाँ पे मुलायम घास, तितलियां और गेंदे के फूल खिला करते थे, उसकी खुदाई हो गई है और पता चला कि वहां पे एक बड़ा सा फ्लैट बनने वाला है। तो ये सब सोचकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसका जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो बोलते हैं कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। तो उसको समझ में नहीं आया कि पर्यावरण क्या चीज होता है। तो जब वो क्लास गया तो क्लास में उसने पूछा टीचर से कि पर्यावरण क्या है। तो टीचर ने बताया कि पर्यावरण, हम अपने आसपास जो भी देखते हैं वो सब पर्यावरण है। तब रवि सोचने लगा कि हम तो आसपास किसको देखते हैं, मेरे दोस्तों को देखता हूँ, मैं तो सड़क देखता हूँ, भवन देखता हूँ, मेज, कुर्सी, ये सब पर्यावरण है। तो टीचर ने बोला कि हाँ, सब पर्यावरण है। लेकिन टीचर ने एक बार उसे और रोका, बोला कि पर्यावरण जरूर है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें प्राकृतिक हैं और कुछ चीजें मानव निर्मित है। कि अपने आसपास जो पर्यावरण में चीजें आप देख रहे हो, इसमें से कुछ चीजें पहले से है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ, भगवान का बनाया हुआ, और कुछ इंसानों ने बनाया है। इन सब चीजों को मानव निर्मित वस्तुएं बोलते हैं, जैसे इंसानों ने जो भी चीज बनाई है हमारे पर्यावरण में। उसके बाद टीचर बोला कि अब एक काम करो, तुम लोग दो दो छात्र मिल जाओ और अपने साथ बैठे सहपाठी से मिल के जो चीजें प्राकृतिक हैं और जो चीजें मानव निर्मित है, इसका एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, अब देखिए क्लास में क्या हो रहा है कि रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफा, आशा, सभी यह सूची बनाने के लिए बड़े उत्सुक हैं। इकबाल ने पूछा, अब इकबाल पूछ दिया फिर से कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है और ये जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो बड़ा सही बात बोला टीचर ने। अब देखिए, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी तो उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो ये टीचर ने कहा कि हम इसीलिए अपना प्राकृतिक वातावरण जो है ना, उसको नष्ट करते हैं और कभी मतलब परिवर्तन करते हैं, कभी-कभी तो उसको पूरा बर्बाद ही कर देते हैं। तो ये आपको एक कहानी दी गई थी एनसीईआरटी में। ये कहानी जो है ना, आपको ये समझाने के लिए दी जाती है
कुछ टर्म्स समझाने के लिए दी जाती है कि पर्यावरण क्या है। आपको इस कहानी से समझ में आ गया, ठीक है। और भी कई चीजें जो आपको इस कहानी के बेस पे समझाया जाएगा। नीचे देखिए आगे, सबसे पहले तो हम लोग ये बॉक्स में जो दिया है उसको समझ लेते हैं। क्या है? जीवीय और अजीब। सीधा सा मतलब है इसका। जीवीय मतलब कि जो जिंदा है, अजीब मतलब जो जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है, ठीक है। देखिए, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप और जंतु, और अजीवी मतलब होता है निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। तो वही चीज मैंने जो बताया वो इसका मतलब होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। सही बात है, हम तो इस बहुत पहले ही समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये भी वही बात है जो हमने अभी समझा थोड़ी देर पहले। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब बड़ा क्लिष्ट वर्ड हो गया, इसको अब समझते हैं हम लोग क्योंकि हमारा तो यही काम है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली, यहाँ 3-4 बातें आपको बताई जा रही है। सबसे पहले तो बोला गया कि पर्यावरण क्या है, ठीक है। अलग कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, तो आपको ठीक से समझ में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो ये बोला है पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है ये हम लोग समझ लिए, हमारे आसपास जो भी चीज दिखाई देता है सब पर्यावरण है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बोला जा रहा है कि पर्यावरण जो है इसमें 2 तरह की चीजें होती है, एक जीवीय और एक अजीवीय। 2 परिस्थितियां पाई जाती है पृथ्वी के पर्यावरण में। तो ये भी सही बात है भाई, जैसे जंतु हो गया, इंसान हो गया, ये पाया जाते हैं लोग, जिंदा लोग है, ठीक है। जिंदा मतलब पेड़ पौधा, ये भी जीवित होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा जानवर, मछली, ये सब जीवित है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीवीय पर्यावरण। अजीवीय पर्यावरण किसको बोलेंगे? जो जीवित नहीं है, जो सांस नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए क्या बोल रहा है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां। अच्छा, यहाँ तो आपको जीवीय अजीवीय दिखा दिया, ठीक है। अब एक और है यहाँ पे, मानवीय पर्यावरण। ये क्या है? तो मानव की परस्पर क्रियाएं, इंसान लोग जो काम करता है, वो लोग जो एक्टिविटी करता है, वो लोग जो लिखता है, वो लोग जो क्रिएट करता है, उसको हम लोग मानवीय पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज किया हुआ रहता है ना इंसान लोग का। तो ये आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक मैप तो नहीं बोलेंगे, एक आपको डायग्राम दिया है। ये देखिए कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। तो 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। मतलब हम लोग अपने आसपास देखते हैं ना, तो 3 तरह का हमको चीज दिखाई देता है। एक तो जो भगवान ने बनाया है, प्राकृतिक। एक तो जो इंसान ने बनाया है, मानव निर्मित। और इंसान खुद एक पर्यावरण का घटक है, ठीक है। तो 3 तरह का घटक है। प्राकृतिक में क्या आता है? स्थल मंडल आता है। स्थल मंडल किसको बोलते हैं? तो आगे हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसको दिया गया है। वायुमंडल प्राकृतिक आता है, जलमंडल प्राकृतिक घटक में आता है। एग्जाम्पल है इसका, तो जहां भी जमीन है स्थल मंडल, जहां भी हवा है वायुमंडल, और जहां भी पानी है जलमंडल, ठीक। और ये तीनों जहां पे मिल जाता है एक साथ, वहां पे जीवित लोग या फिर जानवर लोग रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैव मंडल, ठीक है। इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बस हम बता दे रहे हैं अभी यहाँ पे इतना। उसके बाद एक घटक है मानव निर्मित। तो हाँ, हम लोग अपने आसपास क्या देखते हैं? इमारत बना हुआ देखते हैं, पार्क देखते हैं, पुल देखते हैं, सड़क देखते हैं, स्मारक देखते हैं, उद्योग देखते हैं। लेकिन इसको किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। तो ये मानव निर्मित होता है। फिर आगे देखिए, मानव भी पर्यावरण का एक घटक है। जैसे एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, उसके बाद जो शैक्षणिक संस्थान है, उसके बाद आर्थिक क्रिया जो इंसान करता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो इंसान लोग करता है, तो ये हमारे आसपास ही ना घटित होता है। तो इसको हम लोग
मानव पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो इसका टाइप है, हम लोग को इसका जो टाइप है उसको पढ़ना पड़ेगा। और इसका कौन सा टाइप है, पहला तो हाइलाइटर ले लेते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे बोल रहा है ना कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है वो हमको समझना है। सबसे पहले तो यहाँ बोल रहा है भूमि, भूमि मतलब क्या होता है, जमीन। भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब मिल के क्या बनाता है, प्राकृतिक पर्यावरण। फिर और अगला लाइन लिखता है यहाँ पे कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सब आप जानते ही होंगे बोल रहा है। तो हम लोग जरूर जानते होंगे। ये इसलिए ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि पिछले क्लास का जो ज्योग्राफी का बुक था उसमें दिया गया था, लेकिन उतना कौन याद रखता है, किसी को याद नहीं रहता है। तो अभी हम इसको डिटेल से समझेंगे कि स्थल मंडल क्या है भाई, जल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जैव मंडल क्या है। ठीक है, देखिए आपको अगला लाइन में ही ये दे दिया है स्थल मंडल। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जल मंडल दिया है, उसके बाद और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वायुमंडल दिया है, और अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जैव मंडल भी आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ब्लैंक दिख रहा है लेकिन कहीं पे है, पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर जो स्थल मंडल है वो क्या है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, जमीन में रहते हैं, पानी में तो नहीं रहते हैं, तो हम लोग जमीन में रहते हैं। अरे जमीनी वाला इलाका जितना भी है ना, ये सब स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको मैप से समझा सकता हूँ इस चीज को। देखिए इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ ताकि कुछ आपको बता भी सकूं। देखिए ये वाला जो इलाका है ना, ब्लू ब्लू जितना भी इलाका है, ये सब पानी है। और यहाँ ग्रीन ऑरेंज टाइप का ये जो दिख रहा है, ये आपका स्थल भाग हो गया, मतलब जमीन वाला इलाका है। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो जमीन वाला इलाका है सब स्थल मंडल कहलाता है। ये पूरी दुनिया में इतना ही जमीन है, अब बाकी आप देख रहे हैं सब पानी है। तो ये जमीन वाला इलाका स्थल मंडल कहलाता है, जो पानी वाला इलाका है जल मंडल कहलाता है। जब हम जल मंडल कहते हैं ना, तो हम लोग के जो जमीन के एरिया से जो नदी वगैरह बहता है, झील वगैरह है, तालाब वगैरह है, डैम वगैरह है, सब जल मंडल के अंदर ही आता है। ठीक है, अब पेन हटा लेते हैं पहले। अब देखिए, यह चट्टानों और खनिजों से भरा होता है। ये जो स्थल मंडल है ना, जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ये चट्टानों और खनिजों से भरा होता है। मतलब आप जिस इलाका में रहते हैं, कभी आप नल कोड़वाए होंगे तो देखे होंगे कि अंदर क्या निकलता है, चट्टान भी निकलता है कभी कभी। ठीक है, अच्छा, खनिज भी बहुत सारा मिलता है हम लोग को जमीन के अंदर, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसका सबसे ऊपरी परत में क्या है, मिट्टी है। तो स्थल मंडल का सबसे ऊपरी ऊपरी परत जो है वो मिट्टी से ही ढका रहता है। ठीक, यहाँ पे बोला जा रहा है यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसा विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। इसका क्या मतलब है भाई, तो यहाँ पे बोल रहा है ना दोस्तों कि हम लोग का जो जमीन है ना, उसमें कहीं कहीं पे पहाड़ है इस तरह से, और कहीं कहीं पे कैसे पठार। पठार का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ऐसे जमीन से उठा रहेगा, जैसे इस तरह से जमीन आ रहा है, थोड़ा जमीन से उठा रहेगा, उसके बाद ऊपर में समतल रहता है, फिर इस तरह से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर इधर जमीन रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ना, ये जमीन से थोड़ा सा उठा रहता है, इसी को हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे जमीन एकदम समतल होता है, उसको हम लोग मैदान बोलते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है, घाटी, जैसे ये पहाड़ ऐसे जमीन है, ऐसे आ गया, फिर इधर से भी यहाँ से जमीन है लेकिन नीचे चला गया स्लोप में, और बीच से मान लीजिए यहाँ पे नदी बह रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा इलाका हो गया जो स्लोप वाला, इसको हम लोग बोलते हैं घाटी। ठीक है,
तो हम लोग को जमीन में अलग अलग टाइप का स्थल आकृति देखने को मिलता है, इसी को स्थल आकृति बोल रहे हैं। ठीक है, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, घाटी हो गया, ये सब। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर के सतह पर भी पाई जाती है। ये बोल रहा है सिर्फ जमीन में नहीं मिलता है, ये पानी में भी मिलता है बोल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो पानी वाला इलाका है, ये आप अगर इसमें डीप में जाइएगा, अंदर बहुत अंदर जाइएगा गोता लगाने, तो अंदर कहीं ना कहीं तो आपको जमीन मिलेगा। केवल पानी तो नहीं है महासागर में, समुद्र में। ठीक है, आप समंदर में जाइएगा तो बहुत नीचे जाइए तो कहीं ना कहीं जमीन मिलेगा ना। तो वो जमीन जो है उसमें भी अलग अलग स्थलाकृति होता है, जैसे जमीन में रहता है वैसे एकदम समतल आपको वहां भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ अब स्थल मंडल के बारे में एक और बात बता रहा है कि हम जानबे करते हैं कि हम लोग का गांव में देखेंगे तो जंगल ही जंगल है, जमीने में ना उग सकता है, पानी में तो नहीं उगेगा। तो जमीन में हम लोग देखते हैं कि जंगल है, कहीं पे खेती किया जाता है, कहीं पे इंसान लोग का बस्ती है। तो और कहीं पे ऐसा भूमि है जहाँ पे हम लोग गाय भैंस चरा सकते हैं, पशु सबको चरा सकते हैं। घास स्थल बोलते हैं इस जगह को। ठीक है, और कहीं हम लोग का जो जमीन है वो खनिज संपदा से भी एकदम भरपूर है। खुदाई करते हैं तो हम लोग को बहुत सारा खनिज देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इमेज दिया गया है, इस इमेज में आपको कई सारी चीजें बताने की कोशिश की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका वायुमंडल है। ठीक है, ये आपका जलमंडल हो गया, पानी वाला इलाका। अरे ये जहाँ पे आदमी लोग रह रहा है, सड़क वगैरह बना है, गाड़ी वाड़ी चल रहा है, यह स्थल मंडल हो गया। और ये वाला इलाका जहाँ पानी भी है, जहाँ जमीन भी है और जहाँ हवा भी है, ये आपका हो गया जैव मंडल। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे थे स्थल मंडल के बारे में। देखिए यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण, उसके बाद यहाँ पीला वाला से जो हाईलाइटेड है, यहाँ स्थल मंडल के बारे में दिया गया है। तो स्थल मंडल के बारे में हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे जल मंडल के बारे में, कि जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं और यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है और यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। क्या बोल रहा है कि जल का जो क्षेत्र है ना उसको जल मंडल बोलते हैं। ये तो हम लोग जान ही गए, बार बार पढ़ रहे हैं इस चीज को। और जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, जहां भी आपको पानी दिखेगा वो जल मंडल का ही भाग है। ठीक है, तो बहुत कम दिया है जल मंडल के बारे में। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो इसमें कुछ कुछ बात आपको बता दिया गया है। जैसे देखिए, हम लोग का जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक चादर है, जो पृथ्वी जिससे घिरा हुआ है। और क्यों घिरा हुआ है हवा की चादर से? तो हम लोग का पृथ्वी जो है ना उसमें एक ताकत होता है, उस ताकत से पृथ्वी के बाहर जो भी चीज है ना उसको खींचता है अपनी ओर। उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। पृथ्वी के पास जो बल है खींचने का, उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, उसी गुरुत्वाकर्षण बल का ये परिणाम है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक बहुत बड़ी चादर है जो घिरी हुई है। ठीक है, पृथ्वी से दूर नहीं जाती, घिरी रहती है। ठीक है, और ये जो घिरी हुई चादर है ना वायु की, हवा की, इसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक और बात बताई गई कि वायुमंडल खाली नहीं बैठा है। ठीक है, ये वायुमंडल जो है ये सूरज से जो नुकसानदेह किरणें आती है, मतलब सूरज से जो किरण आ रहा है ना पृथ्वी में, वो सब बढ़िया नहीं रहता है। कुछ किरणें ऐसी होती है जो हमारे जो स्किन है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, कई सारी बीमारियां फैला सकती है। तो वैसी किरणों को हमारा वायुमंडल जो है वो हवा में ही रोक लेता है। ठीक है, नुकसान देने वाली किरणों से हमारी रक्षा करता है। और अगर ये वायुमंडल नहीं रहता तो सूरज की किरणें इतनी तेज पड़ती कि एकदम झुलसाने वाली गर्मी पड़ती। लेकिन ये वायुमंडल ही है जो हमें सूर्य की इतनी खतरनाक गर्मी से बचाता है। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए वायुमंडल पूरा नहीं पढ़े हैं। देखिए
एक बात और लिखी गई है इसके बारे में कि वायुमंडल की कई प्रकार की गैस होती है इसमें, जैसे धूलकण हो गया, जलवाष्प, ये भी होते हैं। मतलब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हम लोग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो हम लोग को वायुमंडल से मिलता है। लेकिन केवल ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, सब बहुत सारी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में। इसके साथ साथ धूलकण भी। जब आप अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाते हैं ना, तो आपको कुछ दिखाई देता होगा, तो वो धूलकण ही होता है। जब आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपके घर में कहीं से एक थोड़ी सी पतली सी किरण आ रही है सूरज की, ठीक है, या रोशनी कहीं से अंदर घुस रहा है, तो आपको वहाँ बहुत सारे धूल कण दिखाई देंगे, तो वो धूल कण होता है जो हवा में रहता है। जलवाष्प क्या है? तो आपने कभी पानी उबाला होगा, तो पानी के ऊपर से भाप निकलता है। वो भाप और कुछ नहीं है, पानी का ही दूसरा रूप है, गैसियस स्टेट है पानी का। मतलब पानी जब गैस बन जाता है तो जलवाष्प बन जाता है पानी ही, ठीक है, तो उसको हम लोग जलवाष्प बोलते हैं। ऐसा जलवाष्प जो है पूरे वायुमंडल में बहुत जगह, बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अच्छा, वायुमंडल में सब जगह तो एक जैसा हवा नहीं रहता है, कभी ठंडा हवा चलता है, कभी गर्म गर्म हवा चलता है, ठीक है, कभी जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो ये चेंज होते रहता है। और इसके चेंज होने से मौसम में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। भारत में पानी जो आता है बरसात के मौसम में, ये हवा में चेंज होने से ही आता है। हवा में जब जलवाष्प बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात के मौसम, मतलब गर्मी के मौसम में, तो फिर जलवाष्प जो ऊपर जाए रहता है वो पानी के रूप में नीचे गिरता है बरसात के मौसम में, ठीक है। तो इस तरह से मौसम भी चेंज होता है इसकी वजह से। हाँ, और यहाँ पे बोल रहे हैं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जलवायु क्या है? मतलब हम लोग जब किताब पढ़ते हैं ना, 8 क्लास में जब होते हैं और 7th क्लास में जब होते हैं और इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, तो कुछ-कुछ टर्म है जो हमें बहुत परेशान करता है, फिर हमको किताब पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक-एक टर्म का मीनिंग समझा दूँ, ताकि आपको पूरा क्लियर रहे चैप्टर में कि इसका क्या मतलब है। ठीक है? मौसम का मतलब क्या है? मौसम तो हम लोग सब जानते हैं कि आज का मौसम ऐसा है, कल का मौसम ऐसा है, परसों का मौसम बदल जाएगा तो ऐसा रहेगा। ठीक? मौसम हम लोग को समझ में आता है। जलवायु क्या है? तो ये जो मौसम है ना, जो हर दिन बदलता है थोड़ा-थोड़ा, तो इस मौसम को जैसे 1 सप्ताह तक हमारा मौसम कैसा है, 1 साल तक हमारा मौसम कैसा है, हम बता देंगे। तो 10-20 साल तक या 20-30 साल तक जो मौसम का एवरेज होता है ना, एक कि कोई पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोग जलवायु बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम भी बदलता है, जलवायु भी बदलती है। ठीक है? तो ऐसी बात बोली जा रही है। उसके बाद देखिए, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। हम लोग क्या-क्या पढ़े? यहाँ से फिर हम लोग को कलर चेंज करना पड़ेगा। हम लोग पढ़े स्थल मंडल, उसके बाद हम लोग पढ़े जल मंडल, फिर हम लोग पढ़े वायुमंडल, और ये सब प्राकृतिक पर्यावरण है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जैव मंडल। तो पादप एवं जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो यहाँ वही चीज बोल रहा है। हम लोग क्या क्या पढ़े? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। जहाँ ये तीनों मंडल एक साथ रहता है ना, जहाँ इंसान जिंदा कहाँ रहेगा? आप सिंपल सा सोचिए, आपको जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? 3 चीज तो एकदम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। इससे पहले 3 चीज क्या चाहिए आपको? जमीन चाहिए रहने के लिए, पानी में तो आप रहिएगा नहीं, ठीक है, जमीन चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? हवा चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये 3 चीज चाहिए ही चाहिए, जमीन, हवा और पानी। जमीन आपको कहाँ से मिलता है? स्थल मंडल। हवा कहाँ से मिलता है? वायुमंडल। और पानी कहाँ से मिलता है? तो जल मंडल। तो ये बात है, ये तीनों आपको जहाँ पे मिलता है एक साथ, वहां पे ही इंसान रह सकता है। और जहाँ पे इंसान रह सकता है, पेड़ पौधे उग सकते हैं, जानवर जीव जंतु रह सकते हैं, इस तरह के एरिया को हम लोग बोलते हैं जैवमंडल, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है मैं समझा पाया हूँ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पारितंत्र क्या है।
इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, पारितंत्र। तो चलिए इसको भी समझते हैं कि पारितंत्र क्या है। तो इसके लिए आपको फिर एक कहानी दिया गया है। यहाँ बोला जा रहा है कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से पूछा। जेस्सी एक लड़का है, वो परेशान हो गया है किसी बात से। वो बोल रहा है कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे वहां पे हरे भरे खेतों में और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। अपने दोस्तों को बता रहा है। तभी जैसलमेर में रहने वाला हीरा हीरा नाम का आदमी है जो जैसलमेर का था, वो बोलने लगा, एकदम सरप्राइज हो गया। बोलने लगा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। देखिए यहाँ पे बात क्या चल रही है। जेस्सी बोलता है कि बहुत तगड़ा टाइप से बारिश हो रहा है, आप लोग कभी केरल आइए, वहां भी ऐसा ही बरसात होता है। वहां इतने हरे भरे खेत और नारियल के बागान में बारिश होते रहता हमेशा। तो वही समय जैसलमेर में रहने वाला एक हीरा नाम का लड़का है, वो सरप्राइज हो जाता है। और सरप्राइज होके वो देखता है, बोलता है कि हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं आता है, जिधर देखो जहां तक देखो वहां केवल बालू ही बालू दिखाई देता है। ठीक है। रवि बोलता है कि बालू है तो क्या हुआ, वहां ऊंट भी तो मिलता है। आगे आपको कहानी में और लेके जाता हूँ मैं। यहाँ पे हीरा फिर क्या बोलता है वो देखिए। ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप छिपकली और अनेक तरह के कीड़े मकोड़े भी मिलेंगे। ठीक है, अनेक कीड़े मकोड़े भी मिलेंगे। इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, ये तो मिट भी नहीं रहा है। चलिए इसी में पढ़ाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें वहां पे अनेक कीड़े मकोड़े भी मिलेंगे बोल रहा है। रवि हैरत में पड़ गया, उसको तो पता था कि ऊंट मिलता है, बाकी सबका पता नहीं। फिर रवि बोलने लगा, विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके में इतनी भिन्नता क्यों है? क्या सभी का एक दूसरे के साथ कोई संबंध है? तब फिर टीचर जवाब देता है। ये सब सुन रहा था वो, उस टीचर सुन रहे थे बहुत पहले से, अब जवाब देते हैं, बिल्कुल संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे के साथ आश्रित होते हैं और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। और अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता है? तो दोस्तों इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, पारितंत्र क्या है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि पारितंत्र किसको बोलते हैं। तो जैसे आप जहाँ पे भी रहते होंगे, चाहे वो गांव वाला इलाका होगा, शहर वाला इलाका होगा, लेकिन आप जहाँ पे भी रहते होंगे वहाँ केवल आप नहीं रहते होंगे, आपके साथ कई और लोग भी रहते होंगे। ठीक है। और उस एरिया में केवल इंसान नहीं रहते होंगे, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, कीड़े मकोड़े सब रहते होंगे। ठीक है। उसके साथ साथ आप जिस एरिया में भी रहते होंगे, गांव में तो ज्यादा, लेकिन शहर में भी कुछ तो आपको पेड़ पौधे भी दिखाई दे ही जाएंगे। और गांव में तो पूरा पेड़ पौधा आंगन में लगा होता है, रोड के किनारे लगा होता है, पूरा पेड़ ही पौधा होता है। तो आप जिस एरिया में रहते हैं वहां आपके साथ जीव जंतु भी रहते हैं, वहां आपके साथ पेड़ पौधे भी रहते हैं। ठीक है। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा ना कि आप उन पर डिपेंडेंट हैं और वो भी आप पर डिपेंडेंट है, और इसी को पारितंत्र कहते हैं। अब कैसे डिपेंडेंट है? मान लीजिए आप खाना बनाते हैं घर में, और आपका जो किचन है उसका जो कचरा बच जाता है उसको आप कहाँ फेंकते हैं? जैसे सब्जी का कुछ कचरा बच गया, कचरा नहीं बोलेंगे उसको, जो जो पार्ट आप बनाते हैं आप बना लिए, खा लिए, लेकिन जो चीजें सब्जी से बच गई उसको आप फेंक देते हैं। या आपका खाना कभी बच गया, आप उसको फेंक देते हैं, या आप किसी कुत्ते को दे देते हैं या किसी बिल्ली को दे देते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा फैमिलियर है। तो वो उसको खा करके जीवित रहता है। ठीक है। लेकिन वो जो आप कचरा फेंकते उसको साफ भी तो करता है। तो इस तरह से डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। दूसरी चीज, जैसे हम कोई पेड़ लगाए हैं, वहां से हमें फल मिलता है, तो हम उस
फल को खा करके खाते हैं, उससे फायदा लेते हैं। ठीक है, हम कभी कभी पेड़ पौधे की पत्तियों से साग सब्जी बना लेते हैं, कभी कभी उससे का मेडिसिनल पर्पस से हम यूज कर लेते हैं। तो हम उसका कई तरह से प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और वो पेड़ भी जिंदा इसलिए रहता है क्योंकि हम उसको पानी देते हैं शहरों में। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है। तो हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ कई सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हम लोग को दिखाई देते हैं और सब एक दूसरे पे ना आश्रित होते हैं, और इसी को हम लोग पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को इस वीडियो में समझा, और पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है हमने उसको समझा। इसके साथ साथ कुछ बातें आपको इन बॉक्सेस में दी गई है। इस बॉक्स में आपको बताया गया है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बड़ा कठिन शब्द में बताया गया है कि पारितंत्र क्या होता है, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि पर्यावरण जो है ना, एक फ्रेंच शब्द से निकला है, एनवायरन एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है पड़ोस। ठीक है, अपने आस पड़ोस। उसके बाद और मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ें दी गई है, यहाँ पे कहानी ही दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट को पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या क्या बचा है, इसके बाद हमारा बचा है मानवीय पर्यावरण। हमने सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने इसका प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ा। अब बच गया है मानवीय पर्यावरण, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें इसका क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर, ये सेकंड चैप्टर है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।